अक्षय कुमार है एक, वो बड़ी सुंदर लाइन वो हर बार बोलते हैं अपने ज्यादातर इंटरव्यू में कि जो व्यक्ति अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं निकाल सकता ना स्वास्थ्य के लिए, उसे मर जाना चाहिए। 24 घंटे में अगर 1 घंटा अपने शरीर को ना दे तो इससे अच्छा है मर जाना बेहतर है। 24 घंटों में से अपने शरीर को 1 घंटा ना दे सके उसे मर जाना चाहिए। शेर और गीदड़ को देखा है ना आपने जी? तो जब आप गीदड़ों के साथ रहते हो तो आप झुंड में जो वो कर रहे होते हैं आप सेम कर रहे होते हो। शेर हमेशा अकेला रहता है। शेर वो करता है जो उसे अपने लिए सही लगता है, जो उसे लगता है कि ये सब करके मैं इस जंगल का राजा बना रह सकता हूँ। हनुमान जी ने की थी सीता की खोज की। आज का यूथ भी सीता की खोज में लगा है, बस आज फर्क इतना है कि आज सीता का मतलब सफलता या शांति है। तो आप सब हनुमान हो। 3 मिनट का मेडिटेशन किसी भी व्यक्ति को कितना ही स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी कितना ही हो रहा है, विदिन 3 मिनट जस्ट सीधे बैठ जाइए, 20 ब्रीथ, कमर सीधी करके यहाँ से 20 ब्रीथ फोर्सफुल इन एंड आउट। इट लाइक 20 होने के बाद जस्ट 10 सेकेंड सिट साइलेंस। दिल टूटे आशिक जो होते हैं ना, वो बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं। मैंने कहा था मैं प्यार में पड़ गया तो पूरी दिल्ली फूंक दूंगा। एक मूवी भी आई थी अभी तेरे इश्क में, एक पाकिस्तान के शायर हैं, उन्होंने प्रेमानंद जी के लिए बड़ी सुंदर पंक्तियां कही है जी कि कोई प्रेमानंद ना था वरना, कोई प्रेमानंद ना था वरना, राधा राधा जब ते राधा हो जाता। बहुत सुंदर। और ये पाकिस्तान के शायर कह रहे हैं हमारे प्रेमानंद जी के लिए। योगा कर सकते हो आप, जिम जा सकते हो आप, रनिंग कर सकते हो आप, साइकिलिंग कर सकते हो आप, स्विमिंग कर सकते हो, कुछ भी, बस शुरू कीजिए। आपके हाथ पैर दुख रहे कोई बात नहीं, कम कीजिए। करीबन 3 साढ़े 3 बजे जगना शुरू हुआ मेरा। जब लोग सो रहे थे मैं काम कर रहा था, जब लोग जाग रहे थे तो मैं सो रहा था। सीनियर सिटीजन के लिए जितने भी तरह की बीमारियां हैं, चाहे वो बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, लोअर बैक पेन है, नेक पेन है, नी पेन है, वो सब ठीक हो जाएगा। पहले आप अपना अभ्यास शुरू कीजिए। लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ लड़का हूँ जो एक सपने लेकर गुड़गांव जैसे शहर में 500 रुपए के साथ आया था। हेल्थ इज वेल्थ। यस, अगर आपके पास हेल्थ है ना तो सब कुछ है। जैसे ओशो कहते हैं ना, जो आप कर रहे हैं वही हो जाओ, यही ध्यान है। जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं सफलता के मामले में, फाइनेंस के मामले में, वो लोग कभी नहीं चाहते कि आप ऊपर उठें। मैट्रिक्स में फंसा कर रखते हैं। क्या है वो मैट्रिक्स? ड्रग्स, अल्कोहल, अच्छी लाइफस्टाइल ना जीना। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है विवेक शर्मा टॉक शो में। आपका होस्ट विवेक शर्मा, आप देख रहे हैं विवेक शर्मा टॉक शो। आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट ग्रैंड मास्टर अक्षय आनंद जी, जो कि एक लाइफ कोच और योगा टीचर हैं। पिछले 5 वर्षों से आप योग और लाइफ कोचिंग के माध्यम से 30 लोगों को रोग मुक्त और नया जीवन प्रदान कर चुके हैं। आपके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड, 1 एशिया रिकॉर्ड है। पहला वर्ल्ड रिकॉर्ड 10 मिनट में 113 सूर्य नमस्कार और दूसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड 24 घंटे में 343 किलोमीटर की साइकिलिंग। तीसरा एशिया रिकॉर्ड 5 मिनट में 54 सूर्य नमस्कार एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के द्वारा ग्रैंड मास्टर की उपाधि प्राप्त की हुई है। कोरोना काल में आपने लगभग 10,000 लोगों को ऑनलाइन माध्यम से ठीक किया। इस महान कार्य के लिए आपको कोरोना वॉरियर अवार्ड के माध्यम से सम्मानित किया गया है। आप पिछले 4 वर्षों से आनंदशाला के नाम से निःशुल्क ऑनलाइन योग क्लास चला रहे हैं, जिसमें भारत के करीब 18 राज्यों समेत कनाडा, दुबई, यूएसए, सिंगापुर एंड नेपाल से भी साधक योग का लाभ उठा रहे हैं। आनंदशाला का मुख्य उद्देश्य माता बहनों को घर रहकर भी ऑनलाइन माध्यम से अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कराना है। ग्रैंड मास्टर अक्षय आनंद का लक्ष्य 10 करोड़ लोगों को हेल्थी, वेल्थी एंड हैप्पी बनाना है। अच्छा जी, स्वागत है आपको विवेक शर्मा टॉक शो में। बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी। कहते हैं आप? बहुत अच्छे, प्रभु कृपा है जी। मैंने आपकी बहुत सारी वीडियो देखे, आपने करीबन बहुत सारे लोगों को माइंडसेट, फिजिकली सब तरह से आप उनको योगा सिखा रहे हैं। तो असल में आपसे मैं जनरली क्वेश्चन करना चाहूँगा कि योगा हमारे जीवन में कैसे महत्व रखता है? देखिए विवेक जी, योग ना आज हम लाइफ को देखेंगे
तो सबकी लाइफ ऐसे बिखरी हुई है, सब कुछ करना चाहते हैं, किसी एक दिशा में लगकर कोई एक काम में बड़ी सफलता नहीं पाना चाहते। सबको लगता है हम ये भी कर ले, वो भी कर ले, सब कुछ काम कर ले। क्योंकि जब एक दिशा में लगते हैं तो योग ये हेल्प करता है हमें। जब हम योग करना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी अलाइन होती है, हमारा माइंड फोकस्ड होता है। जब अलाइन बॉडी के साथ, फोकस माइंड के साथ हम किसी भी एक रास्ते पर, एक दिशा में आगे बढ़ते हैं तो सफलता निश्चित ही मिलती है। ओके। आजकल हम देखते हैं कि हर व्यक्ति 7-8 घंटे बेड पर रहता है, फिर भी टायर्ड फील कर रहा है और स्लीप नहीं आ रही है सही से, पीस नहीं है। इसका कारण क्या है? इसका मुख्य कारण जब आप थोड़ा सा देखेंगे, बेड पर तो है, पर बेड का उपयोग क्या होता है? हम देखेंगे बेड का उपयोग किया जाता है आराम करने के लिए, पर वो बेड पर भी लेटकर बस फोन स्क्रॉल करने पे लगे हुए हैं। फिजिकली तो वो रिलैक्स कर रहे हैं, बट क्या वो मेंटली रिलैक्स कर रहे हैं क्या? सवाल ये बनता है, और जवाब होगा नहीं। जब आप मेंटली अवेयर हो तो कैसे आप अपनी बॉडी को रिलैक्स फील कर सकते हो? वो पॉसिबल ही नहीं है। उसका सबसे पहले समाधान है आप फोन को छोड़ें और बेड का उपयोग बेड की तरह करें, रिलैक्स करने के लिए। अगर किसी के पास एक्सरसाइज करने के लिए 15 ही मिनट में 15 मिनट हैं, तो वो क्या डेली रूटीन में क्या ऐसे योगा करे, क्या ऐसा कोई एक्सरसाइज करे जो वो उन्हें उसके पूरे दिन के लिए इनफ हो? देखो, बिगनर के लिए जहाँ तक बात है ना, आप बस शुरू करो। 15 मिनट का समय इनफ है, बहुत है। क्या करें 15 मिनट में? आप बाहर जाइए, सिर्फ 2 से 3 मिनट की वॉक कीजिए हल्का ब्रीदिंग के साथ, फिर लगभग 10 से 15 सूर्य नमस्कार कीजिए। 10-15 ना हो पाए, केवल 6 कीजिए। 6 सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको लगभग इसमें 3 से 5 मिनट लगेंगे। 4 आसनों का अभ्यास, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन, उष्ट्रासन, पीछे की तरफ जाने वाला जो अभ्यास होता है, उसके अलावा एक आसन तो सुखासन, बैठकर बस थोड़ी देर प्राणायाम के लिए बैठ जाए। 5 से 7 मिनट का प्राणायाम और लगभग 3 मिनट का ध्यान, इतना ही इनफ है शुरुआत करने वाले अभ्यासी के लिए। आजकल यूथ में घबराहट, ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? योगा, मेडिटेशन इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है? घबराहट और ओवर थिंकिंग बढ़ने का जो मुख्य कारण है वो है 2 चीज़ें। पहला, कंपेयर करना अपने आप को सबसे। जब हम अपने आप को देखते हैं और सोशल मीडिया पर चकाचौंध जो उस दुनिया को देखते हैं, हमें लगता है हमने कुछ नहीं किया इस जिंदगी में, तो इससे वो घबराहट हो रही होती है, ओवर थिंकिंग हो रही है कि कैसे करेंगे, क्या होगा, वो कुछ नहीं समझ में आ रहा होता। और दूसरा होता है जब आप किसी भी नेगेटिविटी में पड़ जाते हो तो आप उसकी और गहराई में डूबते चले जाते हो, एक नदी की तरह आप उसमें चले गए और आपको तैरना नहीं आता है, आपको वहां से निकलना नहीं आता, तो आप डूबते चले जाएंगे। ये 2 मुख्य कारण हैं। योग से कैसे ठीक होगा? अब सवाल ये आता है, योग से बहुत जल्दी और बहुत आराम से इसको, ओवर थिंकिंग को, जो स्ट्रेस आजकल के यूथ में है, वो ठीक किया जा सकता है। क्योंकि योग केवल आसन और प्राणायाम और ध्यान नहीं है, योग एक लाइफस्टाइल है। जब आप समय से सोते हैं, समय से उठते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो मन शांत रहता है और सही दिशा में वो लगता है। जैसे आपने बोला कि समय से सोते हैं, खाते पीते हैं, तो अगर असल में हम आज के यूथ की हम बात कर रहे हैं तो उनका कोई पहले तो सोने का कोई टाइम नहीं है, तो टाइम से जगेंगे क्या? तो एक्चुअल में अगर हम पहले बात करते हैं कि लोग देखते थे ऋषि मुनि, हमारे दादा परदादा भी क्या कहते हैं, 3-4 बजे अर्ली मॉर्निंग उठते थे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त के बोलते हैं। उसका उठने का फायदा क्या है? बहुत ज़्यादा फायदे हैं उसके उठने के। अगर मैं 2-3 आपको क्विक फायदे गिनवाऊं तो ये है। सबसे पहले तो ये है कि जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो तो आप देखोगे आपके आसपास सारी दुनिया सो रही होती है, आप अकेले ऐसे हो जो दुनिया से पहले उठकर आपने काम करना शुरू कर दिया। तो सफलता जहाँ किसी इंसान को 10 दिन में मिलनी है ना, तो वो 2 दिन में पा सकता है। क्यों? क्योंकि उसने वो जब सब शांत था, उस शांत मन से किया। जब आप सुबह उठते हो, दूसरा फायदा है कि चारों तरफ की जो शांति है वो आपके मन को शांत कर देती है। तीसरा ये, जब आप सुबह उठते हो तो ऑक्सीजन लेवल सुबह में बहुत अच्छा होता है। आप अच्छी ऑक्सीजन इंटेक करते हो तो आप फ्रेश और एनर्जेटिक फील करते हो। और अनगिनत ऐसे बहुत फायदे हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में उठने के हैं। बिल्कुल। अच्छा जी, मैं आपके साथ अपना ही कुछ एक ब्रह्म मुहूर्त में उठने का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। आज भी चाहे कितनी भी सर्दी हो, चाहे कितनी गर्मी पड़ रही हो, कैसा भी मौसम हो, मेरे को 3-3:30 बजे जगना ही आज तक का रिकॉर्ड है। कि जब मैं आज से 15 साल पहले जाऊं, क्योंकि जब हम थोड़ा किशोर अवस्था थी, जब हम नए नए शहर में आते हैं और नई नई चीज़ें देखते हैं, लोग 12-12, 2-2 बजे तक जग रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो मैंने उस चीज़ को देखा कि
जगने से क्या फायदा हुआ? आप दो बारह बारह एक होते जग रहे हो, क्या फायदा हुआ? आप सुबह तक ऐसे बिल्कुल ये सब रहता है। हाँ। और काम में मन नहीं है, बॉस आपको डांट रहा है, जब मैं जॉब करता था। और फिर मैंने ब्रह्म कुमारी दीदी को सुना जी, जो ब्रह्म कुमारी दीदी, शिवानी दीदी को सुना। दीदी को वो इतना मैंने यार ये क्या है व्हाइट कपड़ा में ये लोग पहन के कुछ डायमंड बताते रहते हैं। बिल्कुल है। तो मैंने जब उनको सुना तो एक्चुअली मैंने थोड़ा सा उनको वो क्या कहते हैं फॉलो किया। उसके बाद में मैं करीबन 3 साढ़े 3 बजे जगना शुरू हुआ मेरा। और जैसे आपने कहा ब्रह्म मुहूर्त में, जैसे अपने आपने बताया कि ये चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं आपके साथ में। जब लोग सो रहे थे मैं काम कर रहा था, जब लोग जाग रहे थे तो मैं सो रहा था। डेफिनेट। और वो जैसे मेरे यार दोस्त कहते थे इतना आज कुछ काम नहीं कर रहा। मैंने कि आप जब जगते हो ना उससे ज़्यादा मैं काम कर चुका हूँ। यस 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 यस। तो लोगों को ये अपने जीवन उतारना चाहिए कि आप सुबह जगो अर्ली मॉर्निंग, फ्रेश जो ऑक्सीजन है उसको लो, वातावरण को निहारो। जब कोई नहीं है, सब शांत सोए हुए आप जग रहे हो, उसमें आपकी जो माइंड की जो फ्रीक्वेंसी बहुत तेज रफ्तार काम करती है, जिससे आप कुछ भी सोचते हैं ना। जैसे आपने क्या सफलता का नाम लिया कि 10 दिन मिलने में उसको 2 दिन मिले, ये डेफिनेटली मिलती है वो संभव है बिल्कुल। अब मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल दूं जी कि शेर और गीदड़ को देखा है ना आपने जी। तो जब आप गीदड़ों के साथ रहते हो तो आप झुंड में जो वो कर रहे होते हैं आप सेम कर रहे होते हो। शेर हमेशा अकेला रहता है। शेर वो करता है जो उसे अपने लिए सही लगता है, जो उसे लगता है कि ये सब करके मैं इस जंगल का राजा बना रह सकता हूँ। और मैं सभी युवाओं से पूछना चाहूंगा कि गीदड़ बनने आए हो या शेर? बहुत बढ़िया। तो शेर बनना है तो शेर की तरह दहाड़ना सीखना होगा, शेर की तरह डिसिप्लिन में रहना सीखना होगा, शेर के जैसा आत्मविश्वास पैदा करना होगा। बिल्कुल सही बात कही। इसी से मेरे सिर से एक याद आया कि लोगों को लगा कि मैं हार गया। हाँ। लोगों को लगा कि मैं हार गया। मैं 2-4 कदम पीछे इसीलिए गया क्योंकि 4-10 कदम मेरे को और आगे बढ़ना है। डेफिनेटली। लोग हेल्थी फूड खा रहे हैं आजकल और फिर भी वेट गेन हो रहा है, फैटिग हो रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे मुख्य अगर हम देखेंगे आपको, एक तो हेल्दी फूड ये है क्या, क्योंकि मार्केट में ऑर्गेनिक लिख के बेचने वाली कंपनियां बहुत हैं, बहुत आ गई पहली बात तो। दूसरा, हेल्दी फूड खा कब रहे हैं? जो ज्यादातर आप समय देखोगे वो कब का है, वो ज्यादातर रात का है। कितनी रात को लेट नाइट खा रहे हैं। और तीसरा जो मुख्य कारण है, एक मैं आपको विवेक जी बड़ी कमाल की बात बताता हूँ। कोई इंसान जो खुश रहना चाहता है वो खुश रहने के बहाने ढूंढ लेता है, और जो स्ट्रेस रहना चाहता है, जो दुखी रहना चाहता है, वो कुछ ना वो ढूंढ लेता है। तो जो सबसे मुख्य कारण है इन तीनों कारण में से, वो है स्ट्रेस लेवल, जो आजकल लोगों के बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब भी आप स्ट्रेस में होते हो ना, चाहे आप हेल्दी खाओ चाहे अनहेल्दी खाओ, वो खाना पचेगा ही नहीं, क्योंकि आपके बॉडी के ऑर्गन्स उस तरह से काम नहीं कर रहे हैं। वो स्ट्रेस में है, उन्होंने फाइट और फ्लाइट मोड लगा रखा है कि ऑर्गन काम ना करे, पहले जो एक ये प्रॉब्लम आ रही है इससे लड़ ले हम। ये होता है स्ट्रेस में होने से। वो सूर्य के अनुसार हमारा शरीर चलता है। जैसे सूर्य ढलता है तो हमारी जो पाचन क्रिया है वो सब सो जाती है। ये सत्य है। आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। तो सूर्य के साथ जो कहते हैं हमारे यहाँ, जैसे आप देखेंगे जैन धर्म में एक परंपरा है कि वो सूरज उगने के बाद खाते हैं और सूरज ढलने से पहले वो खा लेते हैं, उसके बाद कुछ नहीं खाते हैं। ये होता है कि सूरज के साथ जो चलती है वो हमारी जठर अग्नि होती है। जैसे जैसे सूरज ऊपर बढ़ता जाता है हमारी जठर अग्नि और तेज तीव्र होने लगती है। आप कभी नोटिस करना, जब आप सुबह उठते हैं तो सूरज निकलने के लगभग 2 घंटे बाद आपको हल्का सा भूख लगनी शुरू हो जाती है, और जब सूरज पीक पर होता है 12-1 बजे के बाद जब होते हैं भूख लगते हैं, ऐसा ही होता है ना। और जैसे जैसे दिन ढलता जाता है तो हमें इतनी भूख लगने ही होती है, क्योंकि वो आदत हो गई है हमें कि ब्रेकफास्ट करना है, लंच करना है, स्नैक्स लेने हैं, डिनर। तो हम सारे एक देखेंगे तो लूप में फंसे हुए, ये मैट्रिक्स है। हम सब बस एक लूप में चले जा रहे हैं चारों तरफ से, ये नहीं देख रहे कि मेरी क्या ज़रूरत है, मेरे लिए सही क्या है। बस जो निश्चित है, जो किए जा रहे हैं वही बार बार दोहराए जा रहे हैं। यूथ को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ है? फोकस और डिसिप्लिन की युवा इसमें कैसे इम्प्रूव करता है? यूथ को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फोकस है, प्रॉब्लम है, वो है अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने की। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब जब वो कंपेयर करता है ना, हमेशा ये देखता है कि उस इंसान में कमियां क्या निकालो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
बाली एक कैरेक्टर हुए रामायण में। तो बाली की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? दूसरे की ताकत को ग्रहण कर ताकत को ग्रहण कर लेना। कौन सी ताकत को? हर इंसान में दो तरह की शक्तियां होती है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। तो बाली की सबसे बड़ी खूबसूरती थी कि जो भी उसके सामने आता था वो उसकी सकारात्मकता छीन लेता था। तो यूथ को संदेश के रूप में ये कि आज के बाली बनो। जब भी आपके कोई सामने आता है आप कंपेयर मत करो अपने आप को, आप इतनी कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा करो कि जब भी कोई आपके सामने आए उसकी सकारात्मकता आप ले लो और आप और ज्यादा ताकतवर हो जाओ। ऐसी कैपेबिलिटी अपने अंदर पैदा कीजिए। और यूथ को तो मैं संदेश देते हुए कहता हूँ कि यार आप डिस्टर्ब नहीं हो, आप डिप्रेस नहीं हो, आप स्ट्रेस नहीं हो, आप बस अपने आप को कंपेयर कर रहे हो। कंपैरिजन को हटाइए, सब चीजें बेटर होने लगेगी। आप जैसे हो अपने आप को वैसा ही स्वीकार करो और वहां से फिर अपनी यात्रा शुरू करो सफलता की। वहां से अपनी यात्रा शुरू करो जो हनुमान जी ने की थी, सीता की खोज की। आज का यूथ भी सीता की खोज में लगा है। बस आज फर्क इतना है कि आज सीता का मतलब सफलता या शांति है। तो आप सब हनुमान हो जी। बिल्कुल। आज का सब यूथ जो लगा हुआ है वो हनुमान ही है। इस विश्वास के साथ आगे बढ़ो कि मैं हनुमान हूँ और मुझे सीता जी को खोज के लाना है और राम काज कीने बिना वही कहाँ विश्राम। बहुत सुंदर। सीनियर सिटीजन को बहुत ज़्यादा पेन, डायबिटीज और लो एनर्जी की प्रॉब्लम होती है, उनके लिए कोई सेपरेट रूटीन क्या हो सकता है? तो सीनियर सिटीजन के लिए सबसे अच्छा जो रूटीन होता है, मैं यहाँ पर एज ए योगा टीचर, लाइफ कोच, मैं इतने सालों से लोगों को सिखा रहा हूँ, 30,000 से ज़्यादा लोगों को टीच कर चुका हूँ। लगभग हजारों लाख लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई है। उसके बिहाफ पे जो सबसे बेस्ट एडवाइस ये है, सीनियर सिटीजन को 2 देना चाहूँगा। पहला, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप शुरू कीजिए। कोई भी, आप योगा कर सकते हो, आप जिम जा सकते हो, आप रनिंग कर सकते हो, आप साइकिलिंग कर सकते हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, कुछ भी, बस शुरू कीजिए। आपके हाथ पैर दुख रहे, कोई बात नहीं, कम कीजिए, बस शुरू कीजिए। पहला। दूसरा, सीनियर सिटीजन के लिए जितने भी तरह की बीमारियां हैं, चाहे वो बीपी है, शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, लोअर बैक पेन है, नेक पेन है, नी पेन है, वो सब ठीक हो जाएगा। पहले आप अपना अभ्यास शुरू कीजिए। और दूसरी, सीनियर सिटीजन के लिए मेरी तरफ से सबसे बड़ी एडवाइस है, आपने अपनी जिम्मेदारियां निभा ली, आपने अपने बच्चों की जिम्मेदारियां निभा ली, अब समय है सोसाइटी को कुछ देकर जाने का। तो एक समय तक आपकी लाइफ का पर्पस था अपनी जिम्मेदारियां निभाना, अपने बच्चों की। अब इस सोसाइटी के लिए अपनी लाइफ जीना शुरू करें और पर्पसफुल लाइफ जिए। अब केवल घर में इस बात को लेकर बैठे ना रहें कि हमें अपने बच्चों के बच्चे पालने, वो भी करें, पर सोसाइटी के लिए कुछ करने के लिए कदम उठाएं। क्या 5 मिनट में मेडिटेशन भी लाइफ को चेंज कर सकता है? अगर कर सकता है तो कैसे? अभी करके दिखा देते हैं जी। बिल्कुल कर सकता है। 5 मिनट भी आपने ज्यादा बोल दिया, मैं कहता हूँ सिर्फ 3 मिनट में। जी। कमर सीधी करके बैठेंगे, 3 मिनट का मेडिटेशन। किसी भी व्यक्ति को कितना ही स्ट्रेस हो रहा है, डिप्रेशन, एंजाइटी कितना ही हो रहा है, विदिन 3 मिनट जस्ट सीधे बैठ जाइए, 20 ब्रीथ, कमर सीधी करके यहाँ से 20 ब्रीथ फोर्सफुल इन एंड आउट। इट लाइक 20 होने के बाद जस्ट 10 सेकेंड सिट साइलेंस। आफ्टर 20 जस्ट डू इट अगेन। कितनी देर? सिर्फ 1 मिनट के लिए योगिक डीप ब्रीदिंग। एक ऐसी पावरफुल प्रैक्टिस जो किसी भी व्यक्ति को कितना स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन हो, विद इन 2 to 3 मिनट आराम होने लगेगा। और विद इन 6 मिनट आपको ऐसा लगेगा जब मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, लाइट फील कर रहा हूँ और ठीक हो गया हूँ। कैसे योगिक डीप ब्रीदिंग? 4-5 सेकेंड इनहेल, 4-5 सेकेंड एक्सेल। इट इज बी लाइक बस इस तरह से। आपने 5 मिनट कहा था, हमने 3 मिनट का मेडिटेशन ही ना। बिल्कुल बिल्कुल। आजकल लोग हम देखते हैं कि फिजिकली तो बहुत हैं और मेंटली कहीं ना कहीं वो थक चुके हैं। इसका मेन रूट क्या है और कैसे इसको खत्म किया जा सकता है? फिजिकली नो डाउट एक्टिव है आज के लोग, पहले की अपेक्षा काफी अच्छा कर रहे हैं। मेंटली जो टायर्डनेस देखेंगे ना, तो आप विवेक जी नोटिस कीजिए कि जब से हम टेक की तरफ, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े हैं, तो हमारी फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम हो गई है। हम बहुत ज्यादा अपने आप को मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हैं। एग्जॉस्ट करना क्या होता है किसी भी चीज को? जब आप उसकी यूज से अधिक उसको यूज करने लगते हो, ओवर कर देते हो किसी भी चीज को, तो एग्जॉस्ट होने लगती है।
जो सबसे बढ़िया ज़रूरत है, जब हमें रेस्ट का टाइम मिलता है ना, वो 2 मिनट 3 मिनट 5 मिनट, उसमें फ़ोन स्क्रॉल छोड़कर आंख बंद करके बैठें या रिलैक्स लेट जाएं आराम से। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ को, एक वर्ड मैं आपको देता हूँ, स्लो डाउन करना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप मेंटली रिलैक्स रहना शुरू हो जाएंगे। जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में, दूसरा वर्ड दे रहा हूँ, साइलेंस लाना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आप रिलैक्स, काम, फोकस्ड, एनर्जेटिक फील करेंगे। पहला वर्ड था स्लो डाउन योर लाइफ। खा रहे हैं तो आराम से खाइए, चल रहे हैं तो थोड़ा आराम से चलिए, बात कर रहे हैं तो थोड़ा आराम से ठहर कर बात कीजिए। स्लो डाउन। एंड द सेकंड वन इज साइलेंस। बी साइलेंस, जस्ट एंजॉय योर ओन मोमेंट। अगर किसी की लाइफ में क्लैरिटी, पर्पस नहीं मिल रहा है, तो क्या मेडिटेशन उसको सही कर सकता है? बहुत ज़रूरी है, करना ही चाहिए जी। क्लियरिटी और पर्पस ऑफ लाइफ क्या होता है, ये ना एक मोमेंट पे डिपेंड होता है। जैसे आपने, मैं एग्जांपल देता हूँ, दिल टूटे आशिक जो होते हैं ना, वो बहुत कुछ बड़ा कर जाते हैं। हाँ, और शायद एक मूवी भी आई थी अभी, तेरे इश्क में। हाँ। उसमें कुछ कहता है कि तेरे इश्क में पड़ गया ना तो कुछ दिल्ली को आग लगाता ना। तो अब इसमें बताता हूँ, होता क्या है, जब आप इस दुनिया की सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर कोई एक चीज पकड़ते हैं और उस एक चीज के पीछे इतनी जोर से पड़ जाते हैं ना कि अब मैं इसको करके ही रहूंगा, तो क्लियरिटी और पर्पस ऑफ लाइफ क्लियर होता है आपको। हाँ, और क्लियरिटी कैसे आए, वो है मेडिटेशन। क्योंकि मेडिटेशन जो है, मैं ये बात कर रहा हूँ ना, जब आप दुनिया की सब चीजों को, जो नॉइस है, ये जो शोर हो रहा है, इसको हटा देते हैं, मेडिटेशन उसमें हेल्प करता है। और सरलतम तरीका है क्लियरिटी लाने का, इस फोक को, इस नॉइस को, इस धुएं को हटा देने का अपने ब्रेन से जो चल रहा है अपने आसपास। सबसे सरलतम तरीका है मेडिटेशन करना। ओके। जैसे जैसे आपके अंदर क्लियरिटी आती जाएगी, अपने आप को लेकर सबसे पहली क्लियरिटी, दूसरी है अपने काम को लेकर। क्योंकि यहाँ विवेक जी, मैं बता दूं, किसी भी इंसान के लिए ये थोड़ा सा सुनने में ऐसा लगता है कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट सच ये है, किसी भी इंसान की सबसे पहली मोहब्बत मेरे हिसाब से कोई होनी चाहिए तो वो उसका काम होना चाहिए। क्योंकि आपका नाम पूछने के बाद यदि कोई इंसान कुछ पूछता है तो ये पूछता है आप करते क्या, और आपका काम डिसाइड करता है, उस काम में की गई मेहनत डिसाइड करती है आपको इज्जत कितनी मिलेगी, आपको लोग कितनी अच्छी नजर से देखेंगे, ये आपका काम डिसाइड करेगा। तो लड़का हो चाहे लड़की हो, सबसे पहले मोहब्बत, काम जी, यही आपकी लाइफ का पर्पस। ले लो, जो आप काम कर रहे हो उस फील्ड में राजा बन के दिखाओ। अगर आपको किसी इंसान की लाइफ इम्प्रूवमेंट करनी हो तो क्या 3 हैबिट होंगी, जैसे स्लीप, डाइट और माइंडसेट, तो इनमें से क्या करेंगे आप? तो मैं सबसे पहले, अगर लाइफ इम्प्रूवमेंट के लिए ट्रांसफॉर्म बताता हूँ, मैं केवल इम्प्रूवमेंट नहीं, लाइफ ट्रांसफॉर्म कैसे होगी। तो सबसे पहला काम अगर कोई करने है आपको, तो अपने आप से पहले मोहब्बत करना शुरू करो। आप जैसे हो अपने आप को वैसा स्वीकार करो। आपको कुछ अच्छा नहीं आता, मान लो नहीं आता मुझे, ठीक है। आपको फिजिकली आप अच्छे नहीं दिखते, मान लो पहले नहीं दिखता मैं। जिस दिन सबसे पहले अपने आप को स्वीकार करो। दूसरा काम, जब आपने अपने आप को स्वीकार कर लिया जैसे आप हो, अब संकल्प लो कि यहाँ से मैं अपने आप को आने वाले 3 महीने में या 6 महीने में ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा। और ट्रांसफॉर्म करने के लिए सिर्फ 4 चीजों पे काम करना है। स्लीप सबसे पहला, दूसरा डाइट, तीसरा प्रैक्टिस, योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज, और चौथा माइंडसेट ट्रेन करो। बस ये 3 काम। पहला, एक्सेप्ट योरसेल्फ द वे यू आर। सेकंड, टेक अ संकल्प कि मैं अब से इस चीजों को ट्रांसफॉर्म करके दिखाऊंगा। 4 चीजों पे, फूड, डाइट, स्लीप, एक्सरसाइज एंड माइंडसेट। बिल्कुल। अच्छा, ये हम बहुत कुछ देख रहे हैं आजकल, लोग ना जिम जा रहे हैं और फिजिकली बॉडी बना रहे हैं। क्या जो जिम का जो एक टारगेट है, जो पूरी इंडस्ट्री है, उन्होंने इसको बिजनेस बना लिया है? तो थोड़ा सा पीछे जाके देखेंगे, आपको पता चलेगा कि ये जो प्रोटीन, आज चारों तरफ हम ये नॉइस सुन रहे हैं प्रोटीन की, मैं ऐसा नहीं कह रहा जरूरत नहीं है, पर क्या आपको ऐसा लगता नहीं कि ओवर इन्फॉर्मेशन हो गई है? एक एथलीट में और एक सिविलियन में, दोनों में फर्क होता है। मतलब एक जो नॉर्मल इंसान लाइफ जी रहा है, जो एक गृहस्थी आदमी है, एक एथलीट को मैं मान सकता हूँ प्रोटीन, सब चीजों की, कार्ब्स, फैट, सब चीजों की जरूरत है।
पर एक सामान्य व्यक्ति जो जी रहा है अपनी लाइफ, जिसे एक नॉर्मल एक्सरसाइज करने की डे टू डे लाइफ वो बेटर करता रहे, वो सेम प्रोटीन अपने खाने से ले सकता है। उसे किसी डब्बे की, उसे किसी पाउडर की, इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात थोड़ा कड़वा सच है, बट प्रोटीन इंडस्ट्री और जो आजकल हम देख रहे हैं ये अपने चारों तरफ, इनने बिजनेस बना दिया है। जो प्रोटीन पहले एथलीट लेते थे, आज वो सभी के लिए अवेलेबल है। चाहे छोटा बच्चा है उसको ही प्रोटीन, इतनी डेफिशिएंसी हो गई हमारे देश में। क्या सही बात है। मतलब इतनी कैसे हो गई? और भाई प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए आपको फिजिकल एक्टिविटी भी तो करनी होगी ना, कहाँ कर रहे हैं हम? मूवमेंट तो है ही नहीं ना आजकल टाइम में। यही है बस। आज की यूथ के पास सब कुछ है, फोन, मनी, कंप्यूटर, फिर भी वो स्ट्रेस में पड़ रहा है, क्यों? तो सब कुछ सारी चीज होते हुए भी। यस 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 यस। अब क्या होता है कि विवेक जी, जब हमारे पास बहुत ऑप्शन हो जाते हैं ना लाइफ में, हाँ। तो जिसके पास ज्यादा ऑप्शन हुए ना वो कुछ कर नहीं पाया। अच्छा। कारण क्या है कि 10 चीजें हो गई। अब कहते हैं ना कि भाई अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना हो तो एक नाव पर सवार होकर आगे बढ़िए। अब 10 की 10 नाव पर एक साथ पैर रखेंगे तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आज फोन है, आज लैपटॉप है, आज सारी सुविधाएं हैं। सुविधाएं होने के बाद भी कितने युवा, मैं आपसे पूछता हूँ, इतना बड़ा या कुछ अच्छा कर पा रहे हैं, अपने परिवार की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर पा रहे हैं? सोसाइटी तो बहुत दूर की बात है। क्योंकि आप जो ले रहे हो सोसाइटी से, आपका खाना किससे आ रहा है? सोसाइटी से ही तो आ रहा है। आप हवा कहाँ से ले रहे हो, आप पानी कहाँ से ले रहे हो? सोसाइटी से तो ले रहे हो, आप नेचर से ले रहे हो। आप रिटर्न क्या करके जाओगे? सवाल यहाँ ये है। अपना और अपने परिवार का तो अगर थोड़े कड़वे शब्दों में मैं कहूँ, जानवर भी कर लेते हैं। जानवर और मनुष्य में फिर फर्क ही क्या है? अपने और अपने परिवार के लिए तो जानवर भी सोच लेगा ना। आप मनुष्य हो तो मैं अपने हर स्टूडेंट को एक चीज सिखाता हूँ, स्वास्थ्य सबसे पहले है। स्वास्थ्य मिल गया तो स्वावलंबन की ओर काम करे, सेल्फ डिपेंडेंट बनाए अपने आप को, कुछ लोगों को काम दे, इतना अर्न करे, इतना अर्न करे। स्वास्थ्य आ गया, स्वावलंबन आ गया, अब सेवा की तरफ आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो सेवा ही है जो आपके जीवन को आनंद से भर देगी, खुशियों से भर देगी, प्रेम से भर देगी। बिल्कुल। मैंने किसी के साथ एक पॉडकास्ट किया था, तो मैं इस बात को मैं ही बोलता हूँ कि हेल्थ इज वेल्थ। यस। अगर आपके पास हेल्थ है ना तो सब कुछ है। अब भाई साहब वो बोले कि वो भाई कि किसी के पास पैसा ही नहीं तो हेल्थ का क्या करेगा? अरे भैया, जिनके पास पैसा है वो बगैर हेल्थ कुछ खा नहीं पा रहे हैं, किस बात का पैसा हो? बिल्कुल है। क्या होता है विवेक जी, जो चीज सब जगह अवेलेबल होती है ना, उसकी इज्जत नहीं करते लोग। नहीं करते। पर ये नहीं पता होता वो कितनी महत्वपूर्ण है। जैसे कोरोना टाइम में, मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो, कोरोना टाइम में आप देखेंगे ऑक्सीजन तो सब जगह थी, है ना, फिर भी सिलेंडर बिक रहे हैं। सिलेंडर बिक रहे थे ना। एक सिलेंडर जो नॉर्मली मुश्किल से 1500-2000 का आना था, वो 50-50 हजार का बिक रहे हैं। क्यों? और कोरोना टाइम में सबसे ज्यादा लोग कौन स्वस्थ रहे, किसने सबसे ज्यादा लाइफ को एंजॉय किया? वो लोग नहीं जिसके पास सब कुछ था, वो लोगों ने एंजॉय किया जिसके पास स्वास्थ्य था। और किसके पास था? गांव के लोगों के पास। शहर के लोगों के पास सब कुछ था, पर फिर भी कोरोना में कितने डिप्रेस रहे। और गांव के लोगों के पास कुछ नहीं है, सुविधा के नाम पे कितने मस्त थे। क्यों? फर्क सुविधा का या असुविधापूर्ण जीवन जीने का नहीं है, फर्क स्वास्थ्य का है, फर्क माइंडसेट का है, फर्क जीवन शैली का है। सिर्फ ये फर्क है। लोग बोलते हैं कि मेरे पास टाइम नहीं है हेल्थ के लिए, और तो इसकी उन्होंने डेफिनेटली कुछ अलग बना ली कि भाई साहब हमारे पास नहीं है टाइम, हम नहीं कर सकते। अब मैं यहाँ अक्षय कुमार है एक, वो बड़ी सुंदर लाइन वो हर बार बोलते हैं अपने ज्यादातर इंटरव्यू में कि जो व्यक्ति अपने लिए 24 घंटे में से 1 घंटा नहीं निकाल सकता ना स्वास्थ्य के लिए, उसे मर जाना चाहिए। और इसके पीछे की सच्चाई बताता हूँ मैं क्या है। वो सच में मर ही रहा है। बिल्कुल मरे। वो अपने आसपास के आप लोगों को देखिए, जब आप 2 तरह के आपको कैटेगरी के लोग मिलेंगे, एक जो फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, एक जो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं। जो बिल्कुल कुछ नहीं करते हैं उनकी बातें सुनकर देखिए, बहुत उसमें नकारात्मकता मिलती है। उनके जीवन को देखिए, बहुत ही एक ढीला ढाला सा, एनर्जी नहीं है, जैसे कुछ नहीं करेंगे, दुनिया बहुत बेकार है, कुछ नहीं रखा है दुनिया में, ऐसे मिलेंगे। सकारात्मक लोग जो कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, जो मेडिटेशन करते हैं, जो ध्यान करते हैं, जो अपनी संस्कृति को मानते हैं, ऐसे लोगों को आप देखोगे बहुत सकारात्मक मिलते हैं, बहुत
आगे बढ़कर कुछ करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। क्योंकि फिजिकल एक्टिव रहना ये केवल आपके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए नहीं, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत जरूरी है। जब जब हम फिजिकली एक्टिव होते हैं हमारे 4 हार्मोन सीक्रेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड इज डोज, डोपामिन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन। जब ये रिलीज होते हैं इन्हें हैप्पी हॉर्मोन्स कहते हैं, तब हम खुश अनुभव करते हैं। कभी आपने नोटिस किया ना कि आप 2, 4, 5 किलोमीटर दौड़ के आपको हल्का और एनर्जेटिक फील हो, आपको अच्छा लग रहा होता है। यही कारण है। और जो लोग बिल्कुल नहीं करते, मैं आज उन्हें चेतावनी देते हुए कहना चाहता हूँ, सुधर जाओ। और अपने लिए नहीं सुधर सकते ना, अपने घर में बैठे हुए उन मासूम बच्चों की शक्लें देखो, उनके लिए सुधर जाओ। बूढ़े माँ बाप को देखो, उनकी कौन सेवा करेगा, उनके लिए सुधर जाओ। और ज़्यादा नहीं तो कम से कम 30 मिनट डेली अपने आप को, अपनी हेल्थ को देना शुरू करो, क्योंकि आप बहुत कीमती हो अपने बच्चों के लिए, अपने जीवन साथी के लिए, अपने माता पिता के लिए। इससे तो मेरे को एक विवेकानंद जी का थॉट याद आता है कि जीवन तो केवल वही जी रहा है जो दूसरों के लिए जी रहा है, बाकी तो सब मरे हुए हैं। बिल्कुल है। आप विवेकानंद जी का आपने बताया, जब विवेकानंद जी के पास कुछ यूथ आता है कहने के लिए कि गुरुजी हमें भी ज्ञान दीजिए, हमें भी पढ़ाइए, तो विवेकानंद जी क्या उत्तर देते हैं? जाओ जाके फुटबॉल खेलो। क्योंकि विवेकानंद जी को भी दिख रहा है ना कि इन्हें पहले स्वास्थ्य की जरूरत है। स्वास्थ्य पालेंगे तो ही दिमाग शांत होकर आगे बढ़ पाएगा, तो ही सफलता पाने की तरफ बढ़ पाएगा। स्वास्थ्य के बिना कैसी सफलता? और पा भी ली तो सफलता का करोगे क्या? आपके घर में लैम्बोर्गिनी खड़ी है और आप चला नहीं सकते, फिर क्या फायदा? क्या फायदा उसका? कोई फायदा नहीं है। अच्छा जी, हम बहुत देखते हैं कि लोग ना 2-2, 3-3 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं ये हमारी हेल्थ में बहुत बड़ी समस्या है, क्या पैदा कर रहे हैं? बड़ी भी नहीं कहूँगा मैं, बहुत तबाह कर देने वाली, हमारे जीवन को, हमारे संसार को तबाह कर देने वाली ये समस्या है। अगर मैं आपको कहूँ तो मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक व्यक्ति है जो दूर बैठा हुआ है, उसने हमारे हाथों में एक खिलौना दे दिया है कि तुम खेलते रहो और मैं अपनी काम कर लूँगा। तो हमारे यूथ के पास ना एक ऐसा खिलौना आ गया है हाथ में कि वो फेसबुक, इंस्टा, इन सब में बिजी कर रखा है, और जिन्होंने बनाया है वो दुनिया को आज देखो कहाँ फोड़ रहे हैं। और ये बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हम ट्रैप, चूहे फंसते हैं ना जाल में, जी जी, तो हम सब भी वो चूहे वाला जीवन जी रहे हैं। हमारे हाथ में चूहे पिंजरे में फंसते हैं, हम खुद उस पिंजरे में हम भी फंसे हुए हैं। हमारे हाथ में जो फोन है वो पिंजरे के बराबर ही है। उसने हमें ऐसे पकड़ के रख रखा है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे। ये बहुत डरावना है हमारे देश के लिए। हमारे देश को युवा का देश कहा जाता है, और वो युवा क्या कर रहा है? तुलना करना बुरा नहीं होता अगर सही तरीके से की जाए। अब कंपैरिजन करो हमारे देश के युवा को चाइना से, सिंगापुर से, यूएसए से, इजराइल से, ईरान से कंपेयर कीजिए। कितना ज़्यादा आज हम देखते हैं, जब भी हम घूमने जाते हैं, आप ताजमहल घूमने जाइए, वहाँ फॉरेनर्स को देखिए, उनका शरीर देखिए कितना बलिष्ठ है, कैसे लग रहा है कि कोई आ रहा है चल के। और एक हमारा युवा, जान निकली हुई है, कमर झुकी हुई है, ठीक है, गर्दन झुकी हुई है। कहाँ? कौन सा यूथ का देश है हमारा अगर ऐसे ही रहा तो? ये सबसे बड़ी समस्या है दोस्तों। थोड़ा ध्यान दो, जग जाओ। ओशो कहते हैं ना कि होश में आ जाओ, वरना बेहोशी में जीवन जीते रहे, कब कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। और अपने लिए, मैं फिर बार बार कहता हूँ, अपने लिए नहीं कर सकते, अपने लिए सफलता नहीं पा सकते, स्वास्थ्य नहीं पा सकते, तो अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने जीवन साथी के लिए स्वस्थ हो। 90% जो डिजीज होती है वो लाइफस्टाइल और माइंडसेट के कारण ही होती है। एक टर्म मैं आपको बताता हूँ जी, तो दैट टर्म कॉल्ड इज साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर। इट मीन्स कि अगर आप सोचते हो कि मेरे सिर में दर्द है, सिर में दर्द है, सुबह से आप कहना शुरू करते हो तो शाम तक सिर में दर्द हो जाता है। माइंडसेट के कारण बीमारी हो रही है आपने। और पहला शब्द यूज किया लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल के बारे में बताऊंगा कि आप ना नेचर से नहीं लड़ सकते, आप सबसे लड़ सकते हो। आप आंधी, तूफान, बाढ़ नहीं लड़ सकते। ऐसी एक नेचर क्या है हमारा, ये जो बॉडी है ये भी एक नेचर है। इसमें एक टर्म होती है दैट वन कॉल्ड इज बायोलॉजिकल क्लॉक। आप किसी टाइम सोते हो तो आप देखना कभी लगभग उसी टाइम नींद आएगी आपको। आप 12 बजे खाना खाते हो तो आपको 12 बजे ही भूख लगेगी। दैट वन कॉल्ड इज बायोलॉजिकल क्लॉक। अब वो लाइफस्टाइल ऐसी बनाओ जिसके कारण से आप जीवन में बेहतर कर पाओ, माइंडसेट ऐसा बनाओ जिसके कारण से बेहतर कर पाओ। ठीक है,
उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है ठीक कैसे करें, योग करो। योग को अपनी जीवन शैली बनाओ। क्यों? क्योंकि अगर आप योग करने लगोगे तो आपको समय से उठना होगा, और समय से उठने के लिए समय से सोना जरूरी है। बिल्कुल। क्योंकि दिन की शुरुआत सुबह नहीं होती, दिन की शुरुआत रात को होती है। आप रात को जितनी जल्दी सो जाते हो, दिन उतनी जल्दी ही शुरू होता है। और योग करते हो, फोकस्ड होते हो जी। आप चाहे रील काट के डालना, सारी दुनिया को बताना जी। आप थोड़ा सा होश में आकर देखेंगे तो जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं सफलता के मामले में, फाइनेंस के मामले में, वो लोग कभी नहीं चाहते कि आप ऊपर उठें। क्यों नहीं चाहते? कि अगर आप उनके बीच में आ गए तो उन्हें अपनी पोजीशन का खतरा हो जाएगा। इसलिए वो हम लोगों को ट्रैप में उलझा कर रखते हैं, मैट्रिक्स में फंसा कर रखते हैं। क्या है वो मैट्रिक्स? ड्रग्स, अल्कोहल, अच्छी लाइफस्टाइल ना जीना, ठीक है, उसके अलावा शो ऑफ करना, चीज़ें खरीदना जो का यूज़ ही नहीं है हमारे जीवन में, वो हमें सिर्फ EMI के ट्रैप में, अल्कोहल के ट्रैप में, ड्रग्स के ट्रैप में, फ़ोन के ट्रैप में, इसमें उलझा कर रखते हैं। They don't want that you achieve that level। और दोस्तों निकलो इस ट्रैप से बाहर, ये मौका है आपके पास, जाकर बैठो उनके साथ। बिल्कुल। जो ऊपर बैठे वो नहीं चाहते कि आप आगे बढ़े। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ विवेक जी, आप मुझे एक छोटा सा आंसर देना जी। आप एक मान लीजिए एक सेक्टर में रहते हैं, सेक्टर 4, ठीक है, उस सेक्टर में कुछ प्रवासी लोग बाहर से आकर रहने लग गए, और वो लोग आपके लाइफस्टाइल को, जो सेक्टर 4 का लाइफस्टाइल है, स्टैंडर्ड है, वो उसको मैच नहीं कर रहे हैं, क्या आप उन्हें रहने दोगे वहाँ? नहीं। क्यों? लोग इंसान ही तो है वो भी, आप क्यों नहीं रहने दोगे वहाँ? क्योंकि वो हमारा माहौल, जो माहौल है उसको खराब कर रहा है। यस, एग्जैक्टली द सेम। जो वहां बैठे हुए लोग हैं, दे डोंट वांट कि उठकर आए और दूसरा कोई फेसबुक बनाए, उठकर आए दूसरा कोई इंस्टाग्राम बनाए। दे डोंट वांट। आपको लड़ना होगा, आपको वो अपनी जिद पैदा करनी होगी कि हम भी कर सकते हैं, तो ही उस स्थान तक हम पहुंच सकते हैं, वरना तो हम सब यहीं उलझ कर रह जाएंगे। जब आप नहीं चाहते तो यार वो लोग कैसे चाह लेंगे कि आप उठकर उन तक आ जाएं? कैसे पॉसिबल है? नहीं है। क्या सच में मॉर्निंग रूटीन लाइफ चेंज कर सकता है, या फिर सोशल मीडिया पर ट्रेंड? 110% मॉर्निंग रूटीन लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, लाइफ चेंज, ट्रांसफॉर्म कर सकता है। वो इंसान को राजा बना सकता है। कैसे? जब भी कोई इंसान सुबह उठता है, अपने आसपास शांति देखता है, तो क्या पाएगा वो कि इस शांति में मैं प्लानिंग करूं, मैं कैसे आगे बढ़ा जाए इस चीज को प्लान करूं। ठीक है, आज ट्रेंड, इंस्टाग्राम ट्रेंड, सोशल मीडिया ट्रेंड क्या चलाया गया? आराम से उठने वाले लोग राजा होते हैं, मूर्ख होते हैं। बिल्कुल। क्यों होते हैं? आप समझिए यार, देखो विवेक जी, काम कर रहा है कोई इंसान रात को, तो मैं जायज समझता भी हूँ। कोई इंसान मान लीजिए काम से 8 बजे फ्री हो गया, अब वो 102 बजे रहा है, बेकार। क्या कारण है उसका? कोई वजह नहीं है, कोई ऐसी वजह नहीं है, बस सिर्फ फोन में लगा हुआ है, बैठकर बातें कर रहा है, और फिर वो सुबह उठता 10 बजे है। ट्रेंड तो ये चलाए गए ना बर्बाद करने के लिए, हमें, हमारे युवाओं को तबाह कर देने के लिए। क्यों? क्योंकि उन्हें पता था, मैं किन लोगों को, जो ऊपर बैठे हुए हैं, कि ये जल्दी उठ गए तो ये लोग क्या कर देंगे, हमारे लेवल पे आ जाएंगे। जैसे जो सबसे बड़ी चीज मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि जो बर्बाद की गई हमारे देश में, वो था हमारा एजुकेशन सिस्टम। मैकाले को पता था कि अगर ये गुरुकुल पे आ गए सभी लोग, ये पूरी दुनिया में विश्व विजेता और क्या बन जाएंगे, सिरमौर बनकर रहेंगे। विश्व विजेता भारत बनकर रहेगा, विश्व गुरु बन जाएगा। तो उसने सबसे पहले क्या तबाह किया? हमारा एजुकेशन सिस्टम। और एजुकेशन सिस्टम क्या था? रात को 10 बजे सो जाना, सुबह 4 बजे उठना, उठते ही बाहर जाना, सैर करना, योग अभ्यास करना, उसके बाद अपनी सुबह की पूजा पाठ अर्चना करना। यही तो था एजुकेशन सिस्टम। और बचपन में जो बीज डाल दिए गए बच्चों में,
एजुकेशन सिस्टम के माध्यम से जो संस्कार दे दिए गए वो कभी नहीं बदलते। और सबसे पहले चीज़ क्या तबाह की गई? हमारा एजुकेशन सिस्टम। मैं आज भी इस चीज़ की गारंटी 100% लेके कह सकता हूँ, ये मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में जो हम बच्चों को ATM बना रहे हैं ना, इसे छोड़कर गुरुकुल में डाल दो भैया, मैं गारंटी दे रहा हूँ आपकी आंखों से आंसू आएंगे जिस दिन वो बच्चे आके आपके दंडवत होकर पैर छुएंगे माँ बाप के। वरना कौन सा मॉडर्न एजुकेशन का बच्चा बता दीजिए पैर छू रहा है आपके? और माँ बाप के लिए इतना कि बच्चों को संस्कार दो, कार तो वो खुद खरीद लेंगे। लोग बोलते हैं कि मेडिटेशन बोरिंग है। बोरिंग किस चीज़ को कहा जाता है पहले मैं ये समझना जरूरी है विवेक जी। जब भी कोई चीज़ हमसे यूजुअली हो नहीं रही होती है तो बोरिंग है, मेरे तो नहीं होगा या बेकार है। सो द थिंग इज कि हमने कितनी बार उसको करने का ट्राई किया, और ट्राई किया तो कौन सी ऐसी विधि है जो मेरे को सूट करती है। जैसे बहुत लोगों को चुप रहकर मेडिटेशन करना बहुत पसंद आता है। कुछ लोग मेडिटेशन की जो एक अवस्था होती है उसमें नाम जप करते हुए पहुंचते हैं, कुछ लोग मंत्र जप करते हुए पहुंचते हैं। कि मेडिटेशन की भी 100 से अधिक विधि है। पहले आपको ये चेक करना होगा वो आपको कौन सी विधि सूट करती है। जो आपको विधि सूट करेगी उसको आप करो जिसमें आपको रस आ रहा होगा। जैसे मेरे एक मित्र हैं, उनको भक्ति में रस आता है, भैया भक्ति के द्वारा मेडिटेशन करो। मेडिटेशन एक अवस्था है जहां पहुंचा जाएगा किससे? धारणा से, फोकस्ड होकर। जैसे हम योग में अष्टांग योग देखते हैं तो मेडिटेशन कहां से आया? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो धारणा जो चीज है वो हम कर सकते हैं। ध्यान इज समथिंग जो स्वतः ही घटित होता है। जैसे प्यार किया नहीं जाता, प्यार हो जाता है। ऐसे ध्यान किया नहीं जाता, हो जाता है। कब होगा? जब धारणा कर रहे होंगे। धारणा क्या है? किसी एक चीज को पकड़कर पूर्णतः उसमें डूब जाना। जैसे ओशो कहते हैं ना, जो आप कर रहे हैं वही हो जाओ, यही ध्यान है। आप शूट कर रहे हो ना, आप यही हो जाओ, यही ध्यान है। आप चाय बनाते हो, आप चाय पूरी तरह से चाय बनाने में डूब जाओ, यही ध्यान है। आप स्टूडेंट हो, आप स्टडी करते हो, उसमें डूब जाओ, यही ध्यान है। अलग से ध्यान आप जो देख रहे हो ट्रेंड में बैठकर ऐसे वो एक तरीका है। आप ये देखिए आपको कौन सी टेक्निक, आपको कौन सा तरीका सूट करता है, आप वैसे ही करने लगो और ध्यान हो जाएगा घटित। आजकल यूथ को फोकस और डिसिप्लिन की सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है? मुख्य कारण अगर मैं देखूं तो फोकस और डिसिप्लिन का कारण है सोशल मीडिया ट्रेंड। क्योंकि वो किंग नहीं बनना चाह रहा, वो कुछ और बनना चाह रहा है जो उसे दिख रहा है टीवी पर। जिसके पास लंबी लंबी गाड़ियां है, लंबी लंबी बाइक है, खूब सारे पैसे है, वो बनना चाह रहा है। जिस दिन वो यूथ अपने को बेहतर कर अपने जैसा बनना चाहेगा, अपना बेहतर वर्जन बनना चाहेगा, उस दिन फोकस और डिसिप्लिन अपने आप आ जाएगा। मैं बहुत डीप सेंस में बता रहा हूँ। जिस दिन वो दूसरे से कंपैरिजन छोड़ के अपने जैसा बनना चाहेगा, अपने आप को बड़ा बनाना चाहेगा, उस दिन फोकस और डिसिप्लिन आ जाएगा और योग उसमें बहुत हेल्प करेगा। क्या हमारा जो फूड है वो कहीं ना कहीं हमारे माइंड पे इफेक्ट करता है, ओवर थिंकिंग को रोकता है जो हम खा रहे हैं? यस। कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन। ये बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारे यहाँ बड़े कहते थे, बेटा माँ के हाथ का खाना जब आप खाते हो उसमें एक अलग ही टेस्ट आता है, जबकि बाहर आप होटल पर जाकर खाते हो तो वो उससे बेहतर लगता है हमें टेस्ट में, पर माँ के हाथ का खाना माँ के हाथ का खाना। क्यों? क्योंकि माँ जो खाना बनाती है उसमें ये भाव होते हैं, उसमें प्रेम होता है कि मेरा बच्चा बड़ा होगा, इससे उसका पोषण होगा, इससे वो अच्छा महसूस करेगा। और जो बाहर बना रहे होते हैं वो क्या भाव होते हैं? जल्दी जल्दी बिके और बेच के पैसे कमाए। क्योंकि खाने पर भावों का बहुत फर्क पड़ रहा होता है। जो बना रहा होता है उसके जैसे भाव होंगे, खाना वैसा ही होगा। और जितना सात्विक का जो सरलतम अर्थ है वो मैं बता देता हूँ, घर का बना हुआ खाना। सात्विक में दो चीजें होते हैं कि एक तो शुद्ध और दूसरा अच्छे भावों से बनाया गया खाना ही हमको पोषित करके हमारे मन को शांत रखता है। वरना किसी को डाउट हो
जिस दिन आपकी माता या जिस दिन कोई भी घर पे गुस्से में खाना बना रहा हो, आप वो खाना खा लो और मैं गारंटी दे रहा हूँ ये विश्वास के साथ कि थोड़े दिन में आप भी चिड़चिड़े हो जाओगे, इरिटेट रहने लगोगे। कारण क्या? क्योंकि वो इरिटेशन के साथ खाना बनाएगा, वो गुस्से के साथ खाना बनाएगा। खाने में भाव होते हैं और वैसा ही हमारा मन चलने लगता है। सीनियर सिटीजन के लिए सबसे पावरफुल योगा प्रैक्टिस क्या है? उनकी एनर्जी, मोबिलिटी और इम्प्रूव कैसे करें? सीनियर सिटीजन के लिए सबसे पावरफुल योगा चेयर योगा मैं बता देता हूँ कि एक साधारण चेयर पर बैठे और चेयर पर बैठकर कुछ स्ट्रेचेस करें, जैसे ऊपर की तरफ खींचना है, थोड़ा ट्विस्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा पैरों को थोड़ा उठाना है। धीरे धीरे मोबिलिटी का क्या है कि जितना वो हल्की मूवमेंट करना शुरू करेंगे उतने उनके जॉइंट्स काम करना शुरू करेंगे। सीनियर सिटीजन को सबसे पहले अपने जॉइंट्स को मूव करना शुरू करना होगा। जितना अधिक हो सकता है वॉक करें, जितना अधिक हो सकता है प्राणायाम की ओर और ध्यान की ओर अपने आप को लेकर जाएं। और शरीर को, मन को ठीक करना है तो कहीं ना कहीं अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। मैं विशेष रूप से सीनियर सिटीजन से मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि बाबूजी, माताजी, अपने जीवन को अब आप और बेहतर तरीके से जीना चाहते हैं तो अपने जीवन का एक नया लक्ष्य तय कीजिए। आपने अपने बच्चों की अपनी जिम्मेदारी निभा ली, कोई नई जिम्मेदारियां उठाइए, आपका शरीर अपने आप काम करने लगेगा। अगर किसी को स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग और एग्जाइटी है तो क्या वो डेली कौन सा 5 मिनट प्रैक्टिस करे? इंसान को एंजाइटी, ओवर थिंकिंग और डिप्रेशन है, सिर्फ 5 मिनट की अगर मैं प्रैक्टिस बताऊं तो 5 मिनट में 3 मिनट वो जहां पर भी है किसी कमरे में, तुरंत उससे जूते पहनकर बाहर निकलिए और जाइए, लोगों से मिलिए, दौड़िए, थोड़ी ब्रीदिंग कीजिए, खुले में जाइए। सबसे पहला काम किसी भी इंसान को इस तरह की चीजें, कमरा छोड़ दो, फोन छोड़ दो, जाइए बस टहलिए। 3 मिनट केवल टहलना है, लोगों से मिलना है, 2 मिनट बैठकर। मैं आज बहुत पावरफुल प्रैक्टिस एक दे रहा हूँ जी, वो है नाम जप। आपको शिव पसंद है तो ओम जपे, आपको राधा पसंद है तो राधा जपे, आपको कृष्ण पसंद है कृष्ण जपे, आपको राम पसंद है राम जपे। सिर्फ उनको पकड़कर बैठ जाएं ये सोचकर कि यही मेरा बेड़ा पार लगाएंगे। क्योंकि नाम जप में वो वाइब्रेशंस होती है, वो सकारात्मक शक्तियाँ होती है जो किसी भी बड़े से बड़े मानसिक गड्ढे में हम फंसे हुए वहां से निकाल के ला देगी हमें। ये पावर है नाम जप की। राधा 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 राधा। बड़ा सुंदर एक पाकिस्तान के शायर हैं, उन्होंने प्रेमानंद जी के लिए बड़ी सुंदर पंक्तियां कही है जी कि कोई प्रेमानंद ना था वरना, कोई प्रेमानंद ना था वरना, राधा राधा जपते राधा हो जाता। बहुत सुंदर। और ये पाकिस्तान के शायर कह रहे हैं हमारे प्रेमानंद जी के लिए। कोई स्वामी प्रेमानंद ना था वरना, राधा राधा जपते राधा हो जाता। तो आप भी हो जाओ। बिल्कुल। अगर किसी इंसान को 30 डे में अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी हो तो आप कौन सी 3 हैबिट रिकमेंड करेंगे? 30 डेज में अगर किसी भी इंसान को लाइफ ट्रांसफॉर्म करनी है तो सबसे पहले मैं 3 चीज़ें उन्हें बताता हूँ कि वो करें, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पहला तो टाइम से सोना शुरू करें। अपने आप को बहुत ज़रूरी है लगभग 6 से 8 घंटे की नींद देना, और 12 से जितने पहले आप सोते हो, हर घंटे की नींद 2 घंटे के बराबर होती है। तो कोशिश करें आप 9 या 10 बजे सो जाएं और सुबह 5 बजे उठे। पहली हैबिट कि सोने और जगने का टाइम ठीक करें। दूसरी हैबिट मैं देना चाहूँगा कि सुबह उठकर लगभग 30 से 40 मिनट अपने शरीर को दे फिजिकल एक्टिविटी के रूप में। और तीसरी हैबिट जो मैं देना चाहूँगा वो है कि दिन भर में एक सात्विक और सहज खाना खाएं, जो बहुत शुद्ध हो, जो बहुत प्योर मन से बनाया हुआ हो, वो खाना खाएं। सिर्फ 3 चीज़ें। ओके। सिर्फ 3 चीज़ें। और एक एडिशनल जो इन तीनों को बूस्ट कर देगा वो है अपने जीवन का कुछ लक्ष्य तय करें। कुछ लक्ष्य समझ नहीं आ रहा है तो जो काम आप कर रहे हो उसमें कैसे टॉप पे पहुंच सकते हो वो फिगर आउट करें, उसके बारे में सोचे, उसका चिंतन करें। फिर ये 3 हैबिट में एक बूस्ट मिल जाएगा। अक्षय जी, अगर डेली रूटीन में किसी को सप्लीमेंट लेना हो, उसको बाहर के प्रोडक्ट नहीं यूज करने हैं, वो घर में ही जैसे दाल वगैरह कुछ लेना हो, तो क्या रिकमेंड करेंगे आप उनके लिए? देखो, मैं हर एक चीज़ के, जैसे
एक एक अलग अलग मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपको मल्टीविटामिन आप लेते हैं तो उसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, हमारे पास सीड्स मिलते हैं, हमारे पंसारी की दुकान पर आपको मिल जाएंगे। पंपकिन सीड हो गए, चिया सीड्स हो, अलग अलग तरह के। तो 4-5 तरह के सीड ले, रात को डिप करें पानी में, सुबह खा लें या रोस्ट करके खा लें। ये हो गया सप्लीमेंट का अल्टरनेट हमारे पास। प्रोटीन का अल्टरनेट क्या हो सकता है कि आप जो अलग अलग है, राजमा, छोले, चावल, इन सब को या तो प्रोटीन सैलेड बनाकर खाएं या दूसरा इन सब के चीला बनाकर हम खा सकते हैं। तो एक अच्छी मात्रा में हमें प्रोटीन मिल जाएगा। ठीक है, अब बात आती है फाइबर कहाँ से ले। तो दिन भर में कम से कम एक बाउल ऑफ फ्रूट या सैलेड जरूर खाएं ताकि एक अच्छी अमाउंट में आपको फाइबर मिले। और रोटी की जहाँ तक बात है कि अब सवाल होगा कि रोटी गेहूं की खाएं या कैसी खाएं, मोटे अनाज जितने हमारे होते हैं, चना, अभी जैसे गर्मियां हैं तो चना हो गया, जौ हो गया, उसके अलावा हम मक्का गर्मियों में नहीं खाते, उसकी तासीर गर्म होती है। तो आप रागी ले सकते हैं, आपको इनसे जो जितना भी कार्ब्स है वो सब मिल जाएगा। जो धुरंधर मूवी थी उसमें आपने फर्स्ट मूवी देखी होगी, उसमें काफ़ी अक्षय खन्ना और रणवीर सिंह का बहुत अच्छा रोल था। देखो डेफिनेटली मैंने मूवी देखी और उनके काम को मैं बहुत तारीफ करूंगा उनके। ऐसा लग रहा है कि दूसरा पाकिस्तान बना दिया उन्होंने। हाँ डेफिनेटली उनके काम की बहुत तारीफ करेंगे। और देखो ना आप विवेक जी, ऐसा काम कब हो सकता है? कोई भी इंसान ऐसा काम, इतना सुंदर काम तभी कर पाएगा जब वो अपने काम में डूबा हुआ है, जब वो फोकस्ड है, जब उसके माइंड में क्लियरिटी है। और कहाँ से आती है ये? कोई सुपरस्टार या भगवान या अलग नहीं है। आप और मेरी तरह आम इंसान है, पर आम इंसान ने अपनी मेहनत के दम पर, अपने हुनर के दम पर कितना अच्छी कलाकारी, कितना अच्छा सुंदर ऐसा नमूना प्रस्तुत कर दिया कि हमें देखने में लग रहा है कि हम वहीं बैठकर देख रहे हैं। कितना कमाल है ये। और कब आता है कि जब इंसान की लाइफस्टाइल अच्छी होती है। आप मेरे को सिंपल सवाल बताइए, धुरंधर मूवी में रणबीर कपूर का काम सब तारीफ कर रहे हैं, अक्षय खन्ना का काम की सब तारीफ कर रहे हैं। अक्षय खन्ना मन से और शरीर से स्वस्थ नहीं होता तो क्या ये काम हो जा पाता? नहीं हो पाता, क्योंकि वो लोग वो भी समझते हैं ना। आज 71 ईयर की रेखा जी आप देखो कितनी यंग लगती है। अराउंड 85-87 ईयर के अमिताभ बच्चन जी कितने यंग लगते हैं। 60 प्लस के अनिल कपूर कितने यंग लगते हैं। रणवीर सिंह का आप देखो 40 प्लस कितने यंग लगते हैं। कैसे? कोई अलग से क्रीम पाउडर नहीं है, वो बस मेहनत करते हैं, वो अच्छा खाते हैं, वो समय से सोते और जगते हैं। यही है। जैसे आपने कहा कि समय से सोते हैं समय जागते हैं, जो हम जो देखते हैं उनका जो एक प्रेम देखते हैं वो उस पर टीवी पर या सब प्यार है, सब प्यार है सब प्यार है, सब बेचने के तरीके हैं, सब बिके हुए हैं। और आप बस, मैं स्टार्टिंग में कहा था ना कि कंपेयर करना छोड़ दो भाई। यूथ को इतना ही है, आप जो हो उस अपने आप को उस लेवल पर उठा के दिखाओ अगर दम है तो। जी, पूरा मौका है, भगवान ने 2 हाथ 2 पैर दिए हैं, आपको सपोर्ट दिया, आपके परिवार का यूनिवर्स आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, भगवान तैयार है सपोर्ट करने के लिए। अच्छा जी, जो लोग इस पॉडकास्ट को देखा, जिन्होंने देखा, और आई थिंक सबको अच्छा लगा होगा, आपने इतनी यूथ के लिए मेडिटेशन, योगा, व्यायाम और आपने इतने लोगों को सिखाया है ना, तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं हर बार जहाँ भी जाता हूँ मैं यूथ को एक ही मैसेज देता हूँ कि यार अपने आप को अपने परिवार के लिए, अपने गली मोहल्ले के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने समाज के लिए और अपने देश के लिए ताकतवर बनाओ। अपने आप को इतना बड़ा बना लो कि जब आप कहीं से गुजरो ना तो सब आपको कहें कि ये वो व्यक्ति हैं। और इसके लिए सबसे पहला काम आपको ज़रूरी है कि अपने जीवन में क्लैरिटी लेकर आइए, पर्पस अपने लाइफ का लेकर आइए, तभी इतना बड़ा बनना संभव है। और भगवान, प्रकृति, नेचर, आपके आसपास के लोग सब आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं खुद हूँ, जहाँ से मैं आया था और आज जहाँ मैं अपने आप को ले आया हूँ। इसमें केवल मेरे साथ मेरी मेहनत के अलावा वो सब लोग थे जिन्होंने कहीं ना कहीं मुझे सपोर्ट किया है और मैं आज यहाँ तक आ गया हूँ, जो लगभग कई हजार लोगों के 30-40-50 हज़ार लोगों की लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर चुका हूँ और आगे भी कर रहा हूँ। एक्चुअली जैसे आपने कहा कि मैं यहाँ से आया, तो आप थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि तो
जो भी मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सबको बता दूं, मैं भी आप सब की तरह ही एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से निकला हुआ लड़का हूं, जो एक सपने लेकर गुड़गांव जैसे शहर में 500 रुपए के साथ आया था कि कर लेंगे, कुछ हो जाएगा, और वहाँ रहकर जैसे तैसे खाना व्यवस्था की, जीवन चलाया, और लगभग पिछले 7-8 सालों में आज आप सब देख ही रहे हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं, एशिया रिकॉर्ड है, 30-40 हज़ार से ज़्यादा लोगों की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, इतने अच्छे अच्छे लोगों के फीडबैक्स है, इतने प्यार लोगों का मिला है, एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड ने एज ए ग्रैंड मास्टर का टाइटल दिया है। तो किसके दम पर? अपनी मेहनत और लोगों का प्रेम, साथ, सपोर्ट, बस। अब मेहनत के पीछे मैं जानना चाहूँगा कि आपका डेली रूटीन क्या है, सोने जाने खाने पीने का सब? तो मेरा रूटीन जो होता है, मैं 10 साढ़े 10 के आसपास सो जाता हूँ, और लगभग 4 सवा 4 के आसपास मेरा फिक्स है उठना है। अब यहीं कहीं लोगों का सवाल होगा, इतनी कम नींद कैसे? इतनी कम नींद में आप कैसे काम चलाते हैं? तो अगर आप ध्यान करते हैं, आप अपना मन को शांत रखते हैं, कम नींद में भी काम चल सकता है। 6 से 8 घंटे की नींद ज़रूरी नहीं है। तो इतना उठने के बाद मेरा सबसे पहला रूटीन होता है, मुझे पानी का गिलास लेके बाहर खुले में बैठना होता है, आई टेक ऑक्सीजन। फिर मैं वॉशरूम में जाता हूँ और शावर तुरंत ही ले लेता हूँ। मैं सुबह ही नहा लेता हूँ 4 सवा 4 साढ़े 4 तक। और फिर उसके बाद अपना जो भी मेरे को अपना योग अभ्यास करना होता है, एक्सरसाइज करनी होती है, उसके लिए मैं निकल जाता हूँ। लगभग 4:15 तक सब चीज़ें फिनिश करके फिर थोड़ी देर ध्यान, अध्ययन और नाम जप प्रभु का, वो सब करने के पश्चात 6 बजे मैं अपना काम शुरू कर देता हूँ। आपके वाली बात कि जब दुनिया उठती है मेरा काम ख़त्म हो चुका है। तो मैं 6 से 10 काम करता हूँ और लोगों को ट्रांसफॉर्म करता हूँ, उनके माइंडसेट को, उनके जीवन को और बेहतर बनाने को उन्हें प्रयास करता हूँ। उसके पश्चात मेरा पूरा दिन कंटिन्यू चलता है। दिन में अध्ययन, थोड़ा विश्राम, दिन शाम को फिर वही लाइफ की लोगों को सपोर्ट करना, उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्म करना। मेरी लाइफ में सबसे मुख्य जो चीज़ मैं ध्यान रखता हूँ कि मैं खुद से सबसे पहले प्रेम करूँ। दूसरा, मैं किसी को भी कुछ कहने से पहले अपने जीवन में वो चीज़ें उतारूँ और अपने जीवन को बेहतर बनाऊं ताकि उन चीज़ों का महत्व हो। तीसरा, मैं थोड़ा सा आलसी हूँ फ़ोन के मामले में, तो मैं ज़्यादातर फ़ोन अपने से दूर ही रखता हूँ। बहुत बढ़िया। ये आलसी नहीं है, ये अवेयरनेस है। मेरे को मज़ा आता है किताबों के साथ समय बिताने में। मेरे को मज़ा आता है अपने प्रिय लोग जो हैं, मेरे आसपास जो लोग हैं, उनसे बातें करने में, उनके साथ मिलने में। मेरे को मज़ा आता है बाइक उठा के ट्रैवल पे निकल जाने में। मैं एंजॉय करता हूँ फ्लूट सीखने में, कुछ ना कुछ नया करते रहना मेरे को बहुत खुशी देता है। मैंने आपका स्टेटस भी देखा, कहीं दूर कहीं दूर चलता रहता है मेरा। तो ये लगभग पिछले 7-8 सालों से कहीं दूर लगातार चल रहा है ये। मैं किसी को नहीं बताता कहाँ जा रहे हैं, बस कहीं दूर। बहुत बढ़िया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतनी सारी लोगों के लिए अवेयरनेस दी। और आई थिंक ये पॉडकास्ट बिगिनर, हमारे साथ सिटीजन कोई भी हो, एवरीबॉडी, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इस पॉडकास्ट को आप भी देखें और आपके मिलने वाले हैं उनको ज़रूर शेयर, क्योंकि अक्षय जी ने बहुत कुछ बातें बताई हैं जो कि हमारी लाइफ को कैसे ट्रांसफॉर्म करती है और कैसे उसको चेंज करती है। आई थिंक कि सबसे बड़ा जो रूटीन है, आप अपने सोने पर ध्यान रख लो, माइंड सेट हो जाएगा, सब कुछ मिल जाएगा। ऐसा अक्षय कुमार भी कहते हैं। जी जी जी, एक्टर हैं अक्षय कुमार भी कहते हैं कि मैंने उनका एक वो भी सुना था कि मैं 8 बजे के बाद कभी खाना नहीं खाता। हाँ। क्योंकि अब मेरे को भी पता था ये, तो उन्होंने बताया कि आपकी बॉडी जो है ना वो 8 बजे का सो जाती है, आप कितना भी खा लो आपका पेट गुम सा रहता है। मिलेंगे किसी दूसरे पॉडकास्ट में, जब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, राधे राधे।